गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और प्यारे दोस्तों। आज हम 8वीं क्लास सामाजिक विज्ञान की जो भूगोल की पुस्तक है, पुस्तक का नाम है संसाधन एवं विकास के पहले अध्याय संसाधन का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आपके पास आपकी पुस्तक होगी। पुस्तक में कहानी के माध्यम से आपको यह बताया गया है कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी वस्तुएं संसाधन होती है और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो कहानी में बताया गया है, कहानी में 3 किरदार है, एक तो मोना और एक राजू, दोनों भाई बहन हैं और उनकी माँ जिसे वो अम्मा कहकर बुलाते हैं। तो राजू और मोना अपनी माँ के साथ माँ को अपने घर की साफ सफाई करने में मदद करते हैं। तो मदद करते हुए मोना कहती है, कुछ चीजों को देखकर मोना कहती है, इन सभी चीजों को देखो, जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, शहद की बोतल, किताबें, ये सभी चीजें उपयोगी है। तो अम्मा बच्चों को कहती है, हाँ ये सभी उपयोगी है, इसीलिए ये सभी वस्तुएं महत्वपूर्ण संसाधन है। बच्चे पूछते हैं, बच्चों में राजू पूछता है अम्मा से, अम्मा ये संसाधन क्या होते हैं? बच्चे अपनी अम्मी से पूछते हैं, अपनी माँ से पूछते हैं, ये संसाधन क्या होते हैं? तो उनकी माँ जो है वह राजू से कहती है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहला प्रश्न बनता है, प्रश्न किसने किया था? राजू ने अपनी माँ से प्रश्न किया था। राजू ने माँ से प्रश्न किया, संसाधन क्या होते हैं? तो माँ ने क्या जवाब दिया? माँ ने कहा, प्रत्येक वस्तु माँ ने क्या जवाब दिया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। उन सभी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। तो बच्चों, ये चीज आपको किताब में नोट करनी है, अपनी जो नोटबुक है उस नोटबुक में नोट करनी है कि संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन क्या होते हैं। तो उसका जवाब होगा, हमारे आसपास पाई जाने वाली सभी वस्तुएं या प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, या वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, उन सभी वस्तुओं को हम क्या कह सकते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, वह सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। ठीक है,
संसाधन कह सकते हैं वह सभी वस्तुएं संसाधन है। संसाधन है। जैसे आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारे संसाधनों का पता चल जाएगा। जैसे आपको जब प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं? पानी पीते हैं। आपको प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। तो पानी क्या हुआ यहाँ पर पानी क्या है? संसाधन। आपको जब गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं? पंखा चलाते हैं। पंखा किससे चलता है? बिजली से पंखा चलता है। तो यहाँ पर बिजली क्या हुई? बिजली, या जिसे हम विद्युत भी कहते हैं। विद्युत एक संसाधन है। तो आपको प्यास लगी तो आपकी प्यास बुझाने की आवश्यकता को पूरा किसने किया? पानी ने। तो पानी यहाँ पे संसाधन है। आपको गर्मी लगी, आपने पंखा चलाया, बिजली रोशनी के लिए बल्ब चलाया। तो ये सारी की सारी चीजें बिजली से चलती है। बिजली को हम विद्युत भी कहते हैं। तो विद्युत क्या हुआ? एक संसाधन हुआ। आपको स्कूल से घर आने के लिए आपको किसी साधन की आवश्यकता होगी। स्कूल से घर आने के लिए आपको साधन की आवश्यकता होगी। तो आप साधन के रूप में रिक्शा या फिर बस का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर रिक्शा और बस। आपको स्कूल से घर आने की आवश्यकता की पूर्ति कौन कर रहा है? यहाँ पर रिक्शा और बस। तो ये क्या है? एक संसाधन है। तो पता चल गया हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो संसाधन है। जैसे आपको सुबह सुबह नाश्ते के लिए मम्मी आपको पराठे बना के देती है, सब्जी बना के देती है। तो वह ताजी सब्जियां, आटा, गेहूं, दाल, चावल सारे के सारे क्या है? संसाधन। तो इस आधार पर हम जल विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और ये सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं? संसाधन। अब इन सभी वस्तुओं को संसाधन क्यों कह सकते हैं? इनमें सभी वस्तुओं में एक विशेष बात कॉमन है। सब में, इन सभी चीजों में, जैसे पानी है, ये बिजली है, ये रिक्शा है, ये बस है। इन सभी वस्तुओं में एक चीज कॉमन है, एक चीज सभी में है जो इन सभी वस्तुओं को संसाधन बनाती है। ठीक है। इन सभी उदाहरणों में एक वस्तु समान है, एक बात समान है, समान है। वह क्या है? सोचिए क्या है वह वस्तु? यह वह बात जो समान है वह है उपयोगिता, जिसे हम प्रायोगिकता भी कहते हैं। यह उपयोगिता या प्रयोज्यता समान चीज है, क्योंकि पानी की हमें प्यास लगी तब इसकी उपयोगिता हुई, गर्मी लगी तो बिजली
पंखे की आवश्यकता हुई तो यह उपयोगिता हुई, प्रायोगिकता हुई। घर आने के लिए रिक्शा या बस, ये उपयोगिता हुई। तो साधारण भाषाओं में हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु को उसकी उपयोगिता या प्रायोगिकता ही संसाधन बनाती है। प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता जिसे हम प्रायोगिकता भी कह सकते हैं। प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता या प्रायोगिकता है उसे संसाधन बनाती है। ठीक है, हमारे बता दिया हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होती है उनकी उपयोगिता उन्हें संसाधन का रूप दे देती है। लेकिन राजू के मन में दूसरा प्रश्न आया। राजू ने दूसरा प्रश्न किया अपनी अम्मा से। राजू ने मां से पूछा, संसाधन कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? तो मां ने क्या जवाब दिया? मां ने राजू को यह समझाया कि जब वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है, हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं होती है उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है अथवा इसका प्रयोग किया जाता है। तो वस्तु का मूल्य होता है तब वह वस्तु संसाधन के लिए कहलाती है। और वस्तु का मूल्य कब होता है? जब उसकी उपयोगिता और उसकी प्रायोगिकता होती है। तो वस्तु को उपयोगिता और प्रायोगिकता ही मूल्य प्रदान करती है। इसलिए हम कह सकते हैं सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। तो मां ने क्या जवाब दिया? मां ने बच्चे को समझाया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है, जब उनकी उपयोगिता अथवा प्रायोगिकता होती है। ठीक है, तो वस्तुएं का संसाधन बनती है। वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनकी उपयोगिता अथवा प्रायोगिकता होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को संसाधन कौन बनाता है? वस्तुओं को संसाधन उपयोगिता बनाती है, उपयोगिता व प्रायोगिकता। वस्तुओं को संसाधन उपयोगिता व प्रायोगिकता बनाती है क्योंकि उपयोगिता और प्रायोगिकता वस्तुओं को मूल्य प्रदान करती है। तो उपयोगिता और प्रायोगिकता वस्तुओं को मूल्य प्रदान करती है। इसलिए जब वस्तुओं का कोई ना कोई मूल्य होता है तो वह वस्तुएं संसाधन बन जाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं।
यहाँ पर मूल्य का अर्थ जो है वह क्या है? मूल्य का अर्थ, यहाँ मूल्य का अर्थ क्या है? यहाँ पर मूल्य का अर्थ महत्व से है, ना कि कीमत से है। आप सोच रहे हो हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसकी जो कीमत देते हैं वह कीमत उसका मूल्य है। कीमत उसका दूसरा आर्थिक मूल्य है, जबकि कुछ वस्तुएं होती है जिनका आर्थिक मूल्य होता है, कुछ होती है जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। मूल्य का अर्थ क्या है? मूल्य का अर्थ महत्व से। यहाँ पर मूल्य का अर्थ क्या है? महत्व से। तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है। आर्थिक मूल्य कौन? कीमत। आर्थिक मूल्य कौन? कीमत या पैसे से तय करते हैं। आर्थिक मूल्य कौन? कीमत या पैसे से तय करते हैं। तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, जैसे धातु खनिज, जैसे धातु खनिज, या फिर आप जैसे खाद्य सामग्री यूज करते हो तो भोजन सामग्री, इन सभी वस्तुओं का आर्थिक मूल्य है। कोई ना कोई कीमत चुकाकर हम इन्हें खरीद सकते हैं या लेकर आते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन यह संसाधन कहलाती है। तो कुछ वस्तुएं क्या होती है? कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, नहीं होता, किंतु फिर भी वह संसाधन होते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका आर्थिक मूल्य होता है और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, फिर भी वह संसाधन कहलाते हैं। क्योंकि इस बात को समझने से पहले फिर से इस बात पर गौर कीजिए, मूल्य का अर्थ महत्व से है और मूल्य दो प्रकार के हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं और अनार्थिक भी हो सकते हैं, जिनकी कोई कीमत तय नहीं की जा सकती है। जैसे जैसे हमारे आसपास के प्राकृतिक मनोरम दृश्य, जैसे हमारे आसपास के प्राकृतिक मनोरम दृश्य, इनकी कोई आर्थिक कीमत नहीं है, लेकिन इनका महत्व है, क्योंकि यह हमारे मूड को अच्छा करते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा फील करवाते हैं, तो इनका महत्व है। तो यह भी संसाधन कहलाते हैं। अब बात करते हैं आगे। कुछ संसाधन जो होते हैं वह महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो समय के आधार पर, जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे आज कोई संसाधन आज मूल्यवान नहीं है, आज उसकी आर्थिक कीमत नहीं है, किंतु आने वाले भविष्य में उनकी कीमत होगी। देखते हैं।
कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और मूल्यवान बन जाते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमारे भारतीय समाज में सभी के घरों में कोई ना कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है, या हमारे पीढ़ियों से चली हुई आई प्रथाओं के आधार पर, जैसे हमारे पेट में थोड़ा बहुत दर्द होता है तो हमारे दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं, घरेलू नुस्खे, उनमें वो कहते हैं अजवाइन की फाकी ले लो, ठीक है। तो यह घरेलू नुस्खे होते हैं दादी के घरेलू नुस्खे। हम वो अजवाइन का उपयोग करके अपने पेट दर्द में आराम पाते हैं, लेकिन उस दादी के घरेलू नुस्खे की कोई आर्थिक कीमत नहीं है, कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। इन घरेलू नुस्खों का कोई भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अब इसी दादी या नानी के घरेलू नुस्खे को किसी दवा की दुकान पर बेचा जाए तो यह आर्थिक रूप से मूल्यवान बन जाता है। यह नुस्खा जो है आर्थिक रूप से मूल्यवान बन जाता है, लेकिन मेडिकल वाला इसे कब बेच सकता है? जब इस दादी के नुस्खे को दादी ने क्या कर दिया, दादी ने अपने इस नुस्खे को पेटेंट करवा दिया। दादी ने अपने इस नुस्खे को पेटेंट करवा दिया, और पेटेंट करवाने के बाद यह किसी दवा की दुकान पर बेचा जाए तो यह नुस्खा क्या कहलाएगा? आर्थिक रूप से मूल्यवान होगा। अब यह पेटेंट क्या है? पेटेंट क्या है? पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से होता है। पेटेंट किसे कहते हैं? किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकाधिकार। अब यहाँ पर किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकाधिकार से तात्पर्य क्या है? जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हम सूर्य का ताप वर्षों से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सूर्य के ताप से बिजली बनाई जा सकती है। इस बात का विचार जब किसी व्यक्ति ने तय किया, ठीक है, जब किसी व्यक्ति ने इस विचार को तय किया, तय करने के बाद इसने इस विचार को पेटेंट करवा लिया, तो इसने इस विचार के माध्यम से जो बिजली बनाने, सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाने का कार्य प्रारंभ किया। तो अब इस सोलर सिस्टम को जो भी बेचता है तो उसका एक कुछ भाग कमाई का इस विचारक को मिलता है। तो इस विचार का आर्थिक मूल्य हो गया। अथवा जैसे जेएल बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था। जेएल बेयर्ड ने
टीवी का आविष्कार किया था, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। तो आज जेल बेड थोड़ा ना टीवी बना रहे हैं, लेकिन इसका आविष्कार किसने किया था? जेल बेड ने किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो आज जितने भी मोबाइल है, टेलीफोन है, उन सभी को ग्राहम बेल थोड़ा ना बना रहा है, लेकिन उनका ये जो आविष्कार है उस आविष्कार को उन्होंने पेटेंट करवा लिया। तो इस आधार पर टीवी का आविष्कारक जेल बेड कहलाता है। और जितने भी टीवी बनते हैं उस टीवी बनाने के का जो मुनाफा होता है, उस मुनाफे का कुछ भाग जो है इस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो यह आविष्कार या जो विचार है उस पर किसी एक व्यक्ति का एक व्यक्ति, एक संस्था या किसी समाज अथवा किसी देश का जो एकाधिकार होता है उसे हम पेटेंट कहते हैं। तो बच्चों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।